Hello everyone, my name is Tanvi Sahu and I welcome you all on my YouTube channel U Biology। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चैप्टर नंबर 5 है और इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट लाइफ की क्या होती है? तो वो होती है सेल। ओके, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल के बारे में। अब सेल के बारे में अगर मैं आपसे बेसिक कंसेप्ट पूछूं दैट व्हाट इज सेल, तो सेल क्या होता है? अगर आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी कुछ ना कुछ ऐसी बेसिक यूनिट है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि हाँ, दिस थिंग इज लिविंग। ओके, अगर आपके पास डिफरेंशिएट करने को बोला जाए कोई भी लिविंग थिंग में और कोई भी नॉन लिविंग थिंग में, तो आप कैसे डिफरेंस करोगे कि हाँ ये चीज लिविंग है और ये चीज लिविंग नहीं है? सो द आंसर विल बी सेल। On the basis of presence of cell, we can say that anything that have cell is living and anything which don't have cell is non-living. Okay, now we will discuss about this chapter in detail. Okay, so now let's start. So while examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that cork resembled the structures of a honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक कॉर्क को स्टडी किया था। कॉर्क क्या होती है? जैसे कि कुछ बोटल्स होती हैं, बोटल्स के ऊपर ढक्कन लगा होता है लकड़ी का, उसको हम बोलते हैं क्या? कॉर्क। ओके, तो जब उन्होंने कॉर्क को स्टडी किया, उन्होंने देखा कि उसमें कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। द कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। और कॉर्क कैसे बनता है? तो ट्री की बार्क होती है, यानी ट्री की जो छाल होती है, उससे कॉर्क बनता है। दिस वॉज इन ईयर 1665 when Robert Hooke made this chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cell. Cell is a Latin word for a little room. सेल का मतलब क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन क्या होता है? लिटिल रूम। ओके, तो हमने क्या देखा कि जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के बारे में स्टडी किया, कॉर्क को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको क्या नजर आया कि कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस। कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको कॉर्क में नजर आए और इन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम क्या दे दिया? ही कॉल्ड दीज स्ट्रक्चर एज सेल। ओके, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे, जिसको उसने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दे दिया। और सेल कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड है। सेल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीन होता है लिटिल रूम। ओके, तो ये हमने देखा कि सेल का मतलब क्या होगा? सेल का मतलब होता है एक लिटिल रो। यहाँ पे ये बात थी रॉबर्ट हुक की, वो भी 1665 में। ओके, नाउ यू हैव टू रिमेम्बर द पॉइंट कि यहाँ 1665 में रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स को देखा था वो सेल्स लिविंग नहीं थे। लिविंग सेल की स्टडी बाद में करी थी, किन्होंने करी थी? एंटोनी वॉन लुइन हुक ने करी थी, जो कि आप अब आगे स्टडी करोगे। सो नाउ लेट्स गो टू अवर बुक। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा था कि कॉर्क में कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जो कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं, और उनको नाम दे दिया क्या? सेल। ओके, नाउ दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist separate units. तो पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं? सेपरेट यूनिट से बनी हुई होती हैं, और उन यूनिट को क्या नाम दे दिया? सेल बोल दिया। टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज बीइंग स्टिल यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और आज भी हम ये जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं? आज भी हम सेल बोलते हैं। तो सेल बेसिकली क्या है? सेल हमारी बॉडी की, या बोल सकते हैं हमारी लाइफ की स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटी यूनिट है, इससे ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, इससे ज्यादा बड़ी यूनिट तो है, इससे ज्यादा छोटी यूनिट नहीं होंगी। नेक्स्ट हमने देखा कि फंडामेंटल है, यानी बिना सेल के कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। ये फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। ओके, नाउ लेट्स सी दिस दैट व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए होते हैं, इसकी एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में क्या किया है? लेट अस टेक अ स्मॉल पीस from an onion bulb with the help of a pair of forceps we can peel off the skin। उन्होंने एक अनियन लिया, उसकी स्किन को पील ऑफ कर लिया, ओके, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। और उसके बाद में उसको कॉनकेव साइड पे अनियन के वहां कॉनकेव साइड से लेयर को निकाल लिया, और इस लेयर को फिर इमीडिएटली वॉश ग्लास में रख दिया गया, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया गया ताकि वो फोल्ड ना हो, ड्राई ना हो,
आप नॉर्मली भी देख सकते हो कि ऑनियन के ऊपर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है। उसी की बात करिए, एक ट्रांसपेरेंट स्किन जैसी प्रेजेंट होती है अनियन के पील पर, उसको ही लिया है। उसके बाद में जब इसको फिर एग्जामिन किया गया था, काफी सारा वो सॉल्यूशन डाल के, सेफ्रोनिल सॉल्यूशन डाल दिया ताकि हमको क्लियर स्ट्रक्चर नजर आ सके, कलर्ड स्ट्रक्चर नजर आ सके। और कवर स्लिप लगा के और उसमें एयर बबल ना बने उसके लिए उसको टैप कर दिया जाएगा और उसको कवर स्लिप से लगा दिया जाएगा ऊपर, ताकि उसमें कोई भी एयर बबल ना हो। और इस तरह से टेम्परेरी माउंट तैयार हो जाएगा, टेम्परेरी स्लाइड तैयार हो जाएगी। अब इस टेम्परेरी स्लाइड में क्या होगा कि व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। अगर हम लेंस से देखेंगे तो हमको क्या नजर आएगा, हमको कुछ स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो। ओके, तो ये स्ट्रक्चर नजर आएंगे और इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जा रहा है, सेल बोला जा रहा है। और इन सेल के बीच में एक मिडिल में, एक सेंटर में एक पॉइंट प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो पूरा सेल प्रेजेंट होगा, उसके मिडिल में एक डार्क स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ओके, now let's see this, that we can try preparing temporary mounts of peels of onions of different sizes. What do we observe? Do we see similar structures or different structures? तो अगर हम अलग अलग साइज ली, हमने अनियन का, कोई छोटी अनियन ली, कोई बड़ी अनियन ली, और उसके बाद में उसका हमने टेम्परेरी माउंट बनाया, तो फिर हमको क्या नजर आएगा, उसमें क्या सभी स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे या अलग अलग होंगे? तो इसका आंसर होगा कि वो सभी स्ट्रक्चर्स हमको सिमिलर नजर आएंगे। नाउ व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या? These structures look similar to each other. ये स्ट्रक्चर एक दूसरे से सिमिलर होंगे। Together they form a big structure like an onion bulb. और धीरे धीरे उन ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर इकट्ठा होके क्या करेंगे, एक बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे एज अनियन बल्ब। ओके, we can we find from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structure. और हमने क्या देखा कि अनियन चाहे छोटा हो साइज में, चाहे बड़ा हो, कैसा भी अनियन हो, लेकिन उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोल रहे हैं सेल। The cells of onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास जो अनियन पील है वो किसी छोटे अनियन का है, किसी बड़े अनियन का है, उसमें जितने भी सेल्स होंगे वो सब सिमिलर नजर आएंगे। These small structures that we see are the basic building units of the onion. और ये जो हमने स्ट्रक्चर्स देखे, ये क्या हैं, ये बेसिक यूनिट हैं अनियन बल्ब के। These structures are called cells. इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जा रहा है? These structures are called cells. नॉट ओनली अनियंस, अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ अनियंस में ही नहीं हो रहा है, बट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स। हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में सेल प्रेजेंट होगा। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स वाले ही होते हैं जिनको हम यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ये भी आप आगे स्टडी करने वाले हो। तो बेसिकली हमने क्या देखा, कोई भी अगर लिविंग थिंग है तो उसके पास सेल होगा ही होगा। ओके, नाउ लेट्स सी दिस, कि हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट होगा ही होगा। ओके, सेल किस तरह से नजर आएगा, सपोज दिस इज अ सेल, इसमें बीच में एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, अब फर्दर क्या होता है कि एज वी नो दैट सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ अवर लाइफ। अब क्या होगा, काफी सारे सेल्स इकट्ठा होंगे जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होंगे, मे बी फंक्शंस में सिमिलर होंगे, और वो क्या काम करेंगे, वो फॉर्मेशन कर देंगे टिश्यू का। ओके, देन मैनी टिश्यू कंस्टिट्यूट एंड गिव राइज टू ऑर्गन्स। ओके, काफी सारे ऑर्गन्स मिले और उन्होंने क्या बना दिया, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, हियर वी हैव ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली फिर काफी सारे ऑर्गन सिस्टम मिले और उन्होंने पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कर दिया। ओके, एज यू नो हमारे पास सेल था, अब क्या हुआ, सेल से कुछ टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ और फिर वही टिश्यूज ने ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर दिया। सपोज हमारे पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बन गए। ओके, स्टमक बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन बन गई, एक लार्ज इंटेस्टाइन बन गई, इस तरह से जो भी ऑर्गन्स बने उन्होंने पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया। यानी ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार हो जाएगा, जो भी इसेंशियल डाइजेशन के लिए ऑर्गन्स चाहिए होते हैं वो बन गए। अब इसी तरह से काफी सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो पूरी ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाएगी। एज डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मिल गया हमको, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, फिर रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी यहाँ बन के तैयार हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी अवर बुक। Now, what we see that
सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से कॉर्क के स्लाइस को स्टडी किया और उसमें देखा कि हाँ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेटर क्या हुआ, फिर एंटोनी वॉन लुइनहुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप की हेल्प से फ्री लिविंग सेल्स देखी थी, वो भी किसमें? पॉन्ड वाटर में, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले लिविंग सेल्स की स्टडी किसने करी, सबसे पहले लिविंग सेल्स को किसने देखा, तो आंसर हो जाएगा लुइनहुक। ओके, अब क्या हुआ उसके बाद में कि उन्होंने पॉन्ड वाटर में फ्री लिविंग सेल्स को देखा था। लेटर क्या हुआ कि रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो एज वी नो दैट सेल के अंदर एक सेंटर में पॉइंट प्रेजेंट होगा जिसको अभी हम बोल रहे हैं कि वो न्यूक्लियस है। लेटर ऑन क्या हुआ, पर्किंजे थे, पर्किंजे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1839 में कॉइन किया था टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। इस सेल के अंदर कुछ फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ओके, now what we see that the cell theory that all the plants and animals are composed of cell। फिर हमने सेल थ्योरी के बारे में देखा कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब सेल से बने हुए होते हैं और सेल ही बेसिक यूनिट है लाइफ की। सेल थ्योरी को देने वाले दो बायोलॉजिस्ट थे, द फर्स्ट इज सिल्जन एंड द सेकंड वन इज स्वान। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी को लेटर ऑन एक्सपेंड किया था एक रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट से, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी हुई होती हैं। इसके लिए इन्होंने एक टर्म दिया है दैट ओमनिस सेल्ला ए सेल्ला, दैट ऑल लिविंग सेल्स आर arises from the pre-existing cells. Okay, with the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। और उसके बाद में माइक्रोस्कोप की जैसे जैसे एडवांस होता गया वैसे वैसे और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम समझने लगे, उसकी स्टडी सेल की और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की स्टडी भी होने लगी। अब तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक के बारे में देखा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। ओके, इन्होंने सेल्स देखी थी वो कॉर्क में देखी। नेक्स्ट हमने देखा कि एंटोनी वॉन लोएनहुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि लिविंग सेल की स्टडी की थी और वो भी कहाँ देखा था, उन्होंने पॉन्ड वाटर में स्टडी किया था। ओके, अब लेटर क्या हुआ, पर्किंजे नाम के एक साइंटिस्ट आए। ओके, पर्किंजे नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक टर्म दिया दैट वी से प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब यहाँ पे आपको दो टर्म पता चलेंगे, एक टर्म होता है दैट वी से साइटोप्लाज्म एंड अनदर टर्म वी हैव प्रोटोप्लाज्म। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस वन। ओके, तो देखो हमारे पास सपोज कोई भी एक सेल प्रेजेंट है लाइक दिस। सेल के अंदर ये आ गया न्यूक्लियस। ओके, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वी कॉल न्यूक्लियस। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं दैट इट इज सेल। सेल के न्यूक्लियस के बाहर यहाँ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा इसमें कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ऑल द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल एक्सेप्ट न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें और बाकी पूरा का पूरा कंटेंट सेल का इंक्लूड कर रहे हैं तो इसको क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म। बट इन केस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, अगर हम पूरा का पूरा कंटेंट इंक्लूडिंग न्यूक्लियस भी इंक्लूड कर रहे हैं एक सेल के अंदर, ऑल द कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन along with nucleus, then we called it protoplasm. Okay, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म क्या होगा, सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। और अगर हमने न्यूक्लियस को इंक्लूड कर दिया, बाकी पूरा साइटोप्लाज्म भी इंक्लूड है और न्यूक्लियस भी इंक्लूडेड है, तो उसको बोला जाएगा प्रोटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ, आगे चल के सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट इंक्लूड थे। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, एक थे सिल्जन और एक थे स्वान। अब इन दोनों ने एक सेल थ्योरी दी थी जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी एनिमल और प्लांट्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं।
इसके बाद में लेटर अब हमको ये तो नहीं पता चला कि सेल आखिर कैसे बना। ये तो पता चल गया कि जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब सेल से मिलके बना हुआ है, सेल से बना है। लेकिन सेल कैसे बना, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल कैसे आया, तो इसके लिए क्या हुआ, इसी थ्योरी को और एक्सपेंड किया रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट ने। रुडोल्फ विर्चो नाम के साइंटिस्ट से उन्होंने वर्ड दिया था ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। ओके, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका मीन क्या होता है कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी हुई हैं। दैट ऑल सेल्स arises from the pre-existing cells. Okay, what we have seen that cells arises, cell arise from the pre-existing cells. Okay, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने किस किस के बारे में स्टडी किया, रॉबर्ट हुक के बारे में देखा, एंटोनी वॉन ल्यूइनहुक के बारे में देखा, फिर परकिंजी के बारे में देखा कि उन्होंने टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म, कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। नेक्स्ट हमने साइटोप्लाज्म के बारे में भी स्टडी कर दिया कि साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है। और उसके बाद में सेल थ्योरी आई, और सेल थ्योरी को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए कौन साइंटिस्ट आए थे, विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बोला था कि जो भी नई सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। यानी कि कोई एक सेल होगी, वही डिवाइड होकर दो सेल बना सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन लिविंग थिंग है और उससे हम बोलें कि हाँ भाई अब सेल बन जाएगी। तो कोई भी हमारे पास जब ऑलरेडी सेल प्रेजेंट होगी, उसी से ही नया सेल का फॉर्मेशन होगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि सेल कैसे आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं। कोई भी एक सेल होगी, वो ग्रो करेगी, डिवाइड करेगी, और फिर नए सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द बुक। ओके, तो यहाँ तक हमने ये स्टडी कर लिया। अब सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, और उसके अलावा काफी सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस led to the discovery of microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism, as in amoeba, chlamydomonas, paramecium and bacteria. अब क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट ना होकर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एज इन केस ऑफ अमीबा, क्लेमाइडोमोना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। सो वी कैन से दैट द ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास काफी सारे ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक सिंगल बॉडी में अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग सेल्स प्रेजेंट हैं बॉडी में, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। So we can say that the organism which have different types of cells, or we can say multiple cells in their body, they are known as multicellular organisms. इसमें एग्जांपल हो जाएगा फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस। हम ह्यूमंस भी कैसे हैं, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं। Now every multicellular organism has come from a single cell. अब हर एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी कैसे हुआ, एक सिंगल फॉर्म से हुआ है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, और फिर यही सेल्स डिवाइड होती गई और भी सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जितनी भी सेल बनी है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है। तो बेसिकली अगर कोई भी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, तो वो एक बेसिक जाइगोट से फॉर्मेशन होगा। ओके, जाइगोट एक सिंगल सेल होगा। जाइगोट जो होगा वो एक सिंगल सेल होगा, और ये सिंगल सेल पे डिवाइड करेगी। आप देखोगे सेल डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन चलेगा, वो फिर ग्रो करने लगेगा, सेल का नंबर इंक्रीज होने लगेगा, फिर स्पेसिफिक टाइप्स के सेल्स बनने लगेंगे, और फाइनली पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। अब एक्टिविटी दे रखी है आपको कि वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स। लीफ पील्स के हम टेम्परेरी माउंट्स बना सकते हैं, ठीक है, अनियन पील्स की भी बना सकते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, लेट अस सी व्हाट आंसर्स टू द फॉलोइंग। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज? क्या सभी सेल शेप और साइज में सभी सेल सिमिलर नजर आएंगी? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? क्या सभी सेल्स स्ट्रक्चर में भी एक जैसी नजर आती हैं? और कुड बी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी? या प्लांट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिल सकती हैं। अब ये आपको आगे पता चलेगा कि क्या होता है। तो सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज की। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, इट डेपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इसमें ह्यूमन बॉडी की कुछ सेल्स दे रखी हैं डायग्राम में, एज यू कैन सी हेयर। स्मूथ मसल सेल्स दे रखी हैं, ब्लड सेल्स दे रखे हैं, नर्व सेल्स दे रखे हैं, ओवम, स्पम,
बोन सेल एंड फैट सेल। अब आपको यहाँ स्ट्रक्चर में डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि स्मूथ मसल सेल हैं उनका साइज अलग है, ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इनका स्ट्रक्चर कुछ सर्कुलर है। नर्व सेल्स की बात करेंगे तो ये लॉन्गेस्ट सेल होती हैं नर्व सेल्स ह्यूमन बॉडी में, और इनका साइज आप देख रहे हो कि लार्ज साइज प्रेजेंट है। ओके, तो ये डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है कि सेल अलग अलग क्यों हैं शेप में और साइज में? क्योंकि इनको अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए ये अलग होती हैं। ओके, अगर हम ब्लड सेल की बात करते हैं तो आरबीसी की अगर आप साइज देखोगे तो आरबीसी की शेप देखोगे तो वो बाइकॉनकेव टाइप की होगी। ओके, बाइकॉनकेव मैं आपको अभी बता रही हूँ आगे कैसा होगा। और नर्व सेल्स का साइज ये लॉन्ग होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? इनका स्पेसिफिक फंक्शन है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना एक दूसरे से। तो ये काफी सारे नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ती जाएंगी और फाइनली हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाती हैं। इनका फंक्शन अलग है, इस वजह से इनका शेप और साइज कैसा होगा ताकि वही फंक्शन वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ओके, now the shape and size of cells are related to the specific function they perform. Some cells like amoeba have changing shapes. कुछ सेल्स हैं जैसे कि अमीबा, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, और कुछ में क्या होगा कि सेल की जो शेप होती है वो पार्टिकुलर टाइप की फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नर्व सेल की बात करें तो इसकी एक टिपिकल शेप है। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। हर एक सेल की अपनी अपनी कैपेसिटी है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसको। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन? अब ये सेल कैसे परफॉर्म करेगा? तो वी नो दैट, अब जैसे कि हमको पता है देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है सेल्स में। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग ह्यूमन बॉडी के पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसे कि ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करेंगे तो उसका फंक्शन क्या है कि उसको ब्लड को पंप करना है। स्टमक प्रेजेंट होगा फूड को डाइजेशन करने के लिए। ओके, तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, बॉडी पार्ट्स जिनके अलग अलग फंक्शन होंगे। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से सेल में भी अलग अलग टाइप का डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट हो गया, यानी ये काम एक पार्टिकुलर चीज को करना है, एक काम एक पार्टिकुलर चीज को करना है, ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर नजर आएगा। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। अब एक सेल के अंदर काफी सारे छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोल रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, और इन सेल ऑर्गेनेल का अपना अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होगा। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। सेल में अगर कोई नया मटेरियल बनाना है उसके लिए, वेस्ट मटेरियल को क्लियर करना है उसके लिए। A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called cell. अब ये जो छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सब इकट्ठा होकर एक सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स, और जितनी भी सेल्स होती हैं उन सब में सेम ऑर्गेनल्स ही प्रेजेंट होंगी नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज। और इससे मतलब नहीं है कि उनका फंक्शन क्या है सेल्स का, लेकिन हर एक सेल में सेम ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, नाउ दो क्वेश्चंस दे रखे हैं दैट हु डिस्कवर द सेल्स एंड हाउ। ये आंसर आपको पता ही होगा। एंड व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये भी हमको पता है कि सेल सबसे छोटी यूनिट होता है। अगर सेल नहीं होगा, सेल सेल से बड़ी यूनिट्स प्रेजेंट है, अगर कोई सेल से छोटी यूनिट प्रेजेंट है तो वो लिविंग नहीं बोला जाएगा उसको, क्योंकि सेल ही होती है जो कि फंक्शनल यूनिट है। इसको आप और एक एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे कि फंक्शनल यूनिट कैसे, अगर आप देखते हो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स प्रेजेंट है हमारे आसपास, उन बिल्डिंग्स में फर्दर क्या प्रेजेंट होगा? छोटे छोटे रूम्स प्रेजेंट होंगे काफी सारे। और फिर वो रूम्स भी किससे बने हुए होते हैं? वो छोटी छोटी ब्रिक से बने हुए होते हैं। यानी बेसिक यूनिट इतनी बड़ी बिल्डिंग की क्या हो गई? एक छोटी सी ब्रिक हो गई। काफी सारी ब्रिक प्रेजेंट होंगी, उससे फिर रूम बना, फिर काफी सारे रूम प्रेजेंट होंगे, उससे एक बिल्डिंग बन गई। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि सेल स्मॉलेस्ट बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक दैट व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे बनी हुई होती है एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, और सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। तो लेट्स सी दिस। वी सॉ above that the cell has a special component called organelles. सेल के पास एक स्पेशल कंपोनेंट प्रेजेंट होगा जिसको हम बोल रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस थ्री फीचर्स।
अगर हम सेल को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमको क्या नजर आता है, 3 बेसिक फीचर्स नजर आते हैं, दैट वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शंस of the cell with its environment are possible due to 3 features. Let's see how. Okay, तो यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे पास 3 बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अब वो 3 बेसिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, सपोज हमने माइक्रोस्कोप में सेल को स्टडी किया तो सेल कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके, 3 बेसिक फीचर जो कि हर एक सेल में प्रेजेंट होंगे, दैट वी हैव, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वी कैन ऑल्सो से दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, और प्रेजेंट होगा एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा साइड साइड में ये कंटेंट प्रेजेंट होगा सेल का, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, तो 3 बेसिक फीचर जो कि एक सेल में प्रेजेंट होंगे वो आपको क्या क्या याद रखने होंगे, दैट अ सेल, द मेन फीचर्स ऑफ अ सेल आर it consists of nucleus, cytoplasm and cell membrane. You can also remember this by a simple trick, that CNC, cell membrane, nucleus and cytoplasm. CNC I think biscuit आता है कोई, तो आप इसको learn कर सकते हो, that CNC, first we have cell membrane, then we have nucleus and we have cytoplasm also. Okay, now let's see our book. Okay, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की या फिर सेल मेम्ब्रेन की। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, दैट दिस इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एक आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल को इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। एज हियर यू कैन सी इन द डायग्राम कि हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस वी हैव सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन ने क्या काम किया कि जो भी बाहर का इन्वायरमेंट है, ये वाला जो भी बाहर का इन्वायरमेंट है, उससे सेल को सेपरेट कर दिया। ये सेल अंदर है, तो ये वो है सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल के कंटेंट को सेपरेट करती है बाहर के एनवायरमेंट से। ओके, now let's see this. This is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. The plasma membrane allows or permit the entry and exit of some materials in and out. It also prevent movement of some other material. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. अब क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मीन्स क्या है, ये कुछ सब्सटेंसेस को तो अलाउ करेगी कि वो उसमें एंटर कर सकें और एग्जिट कर सकें, लेकिन सभी को अलाउ नहीं करेगी। अब इसको सेल को खुद देखना है कि उसको कौन सा मटेरियल अंदर आने देना है, कौन सा नहीं आने देना है। उस बेसिस पे हम बोल रहे हैं दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट अलाउज only few of materials to get enter and exit out of the cell, and it also prevents movement of some other materials. कुछ substances के movement को prevent करेगा कि वो उसमें enter नहीं कर सकते। तो ये you have to remember this कि plasma membrane selectively permeable membrane होती है। Now how does the movement of substances take place into the cell? सेल में मूवमेंट हो कैसे रहा है, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, और सेल के बाहर सब्सटेंसेस कैसे जाएंगे, सेल के अंदर सब्सटेंसेस कैसे आएंगे। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. अब हमने देखा कि कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इजीली आ जा सकते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन बोल रहे हैं। अगर गैसेस की बात हो रही है कि गैसेस किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू आ जा सकती हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स। वी सॉ दैट देयर इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। ओके, तो इसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सी क्या होता है, अगर हम घर पे देखा होगा आपने, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं। ओके, पूजा करते टाइम हम धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं। अब क्या हुआ, हमने कोई भी अगरबत्ती लगाई तो इससे धुआं निकलना स्टार्ट होगा और स्मेल आना स्टार्ट होगा। अब ये कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है धुएं का, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पे धुएं का कंसंट्रेशन, स्मेल का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ये क्या होने लगेगा, डिफ्यूज होने लगेगा रूम में, और कहाँ जाने लगेगा, टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूजन।
ओके। गैसेस के केस में हम इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, और अगर यही कोई फ्लूइड इसी रूल को ओबे करने लगता है, दैट इट गोज फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन, तो उसको हम बोलने लगते हैं ऑस्मोसिस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि अगर कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट उसकी हायर कंसेंट्रेशन से कहाँ हो रहा है, लोअर कंसेंट्रेशन में हो रहा है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। ओके, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की साइड होगा तो उसको बोला जाएगा डिफ्यूजन। आप ये केमिस्ट्री में भी स्टडी करोगे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। यहाँ मैंने बहुत ही बेसिक एग्जांपल आपको दिया है कि घर में जब कभी भी हम अगरबत्ती धूपबत्ती कुछ भी चलाते हैं तो उसका धुआं और स्मेल होगा, वो उसकी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की साइड जाएगा, और इसी को कहा जाता है डिफ्यूजन। और अगर यही केस फ्लूइड में फॉलो हो रहा है तो उसको कहा जाएगा ऑस्मोसिस। नाउ लेट्स सी दिस। ओके, नाउ समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल। सेल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब कैसे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, some substance like CO2, which is the cellular waste or requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, then CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. Similarly, oxygen enter the cell by the process of diffusion. अब यहाँ क्या कंडीशन हो रही है? Let me explain you by this. So suppose हमारे पास सेल प्रेजेंट है, दिस वी हैव सेल। अब सेल में CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 ऑक्सीजन इजिली आ जा सकते हैं, एंटर भी कर जाएगा, बाहर भी निकल जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में हमने देखा कि यहाँ सब्सटेंसेस का मूवमेंट कहाँ से होगा? फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। अब सपोज सेल के अंदर काफी सारा CO2 इकट्ठा हो गया, काफी सारा CO2 इकट्ठा है। ओके, अब इस CO2 को बाहर भी निकालना है। जब इस CO2 को बाहर निकालना होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये बाहर कैसे जाएगा? अब यहाँ पे तो CO2 का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सेल के बाहर CO2 का कंसेंट्रेशन कम है। यहाँ CO2 का कंसेंट्रेशन कम है तो CO2 का मूवमेंट होने लगेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन, from its higher concentration towards its lower concentration. Okay, तो अब CO2 बाहर निकलने लगेगा, और ये कब तक चलेगा प्रोसेस? जब तक कि ये बाहर के इन्वायरमेंट में और अंदर के इन्वायरमेंट में बैलेंस न हो जाए, इक्विलिब्रियम ना बैठ जाए। ओके, तो क्या देखा कि कोई भी सेल है, सेल के अंदर काफी सारा CO2 प्रेजेंट और CO2 को बाहर निकलना है, तो CO2 का मूवमेंट किससे किधर साइड हो जाएगा? बाहर की साइड हो जाएगा। कैसे पता चला बाहर की साइड मूवमेंट होगा? क्योंकि अंदर कंसेंट्रेशन ज्यादा है और बाहर कंसेंट्रेशन CO2 की बाहर कंसेंट्रेशन कम है। सिमिलर केस में हमने देखा कि अगर हमारे पास काफी सारी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कमी हो गई सेल में सपोज, अब बाहर के इन्वायरमेंट में तो काफी सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ बहुत सारी ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो ये कहाँ मूव करने लगेगा? जहां कमी है उधर मूव करने लगेगा। O2 की कंसेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा और सेल के अंदर O2 एंटर कर जाएगा। ओके, तो इस पूरा प्रोसेस किसके थ्रू हो पा रहा है? ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, इतना टॉपिक स्टडी हो गया। अब क्या कंडीशन देगी कि व्हेन वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब वाटर भी इसको फॉलो करेगा, इसी रूल को, कि फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इसका मूवमेंट होने लगेगा। The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. और ये जो मूवमेंट हो रहा है selectively permeable membrane के थ्रू वाटर का, उसको हम क्या बोल रहे हैं? That we call osmosis. Now क्या हुआ? The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards a higher solute concentration. अभी आपको एग्जाम्पल से आगे बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या कंडीशन हो रही है। ओके, now let's see that what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water. अब हमने कोई भी एक एनिमल सेल या प्लांट सेल ली और उसको शुगर के सॉल्यूशन में या सॉल्ट के सॉल्यूशन में रख दिया, तो फिर क्या होने लगेगा? वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। तीन चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट क्या होगा? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन, देन
द सेल, अगर हायर वाटर कंसेंट्रेशन है और अंदर सेल में जो वाटर कंसेंट्रेशन है वो कम है, तो क्या होगा, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, बाहर का सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो फिर सेल क्या करेगी, वाटर को ऑस्मोसिस से वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं पास होने के लिए अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल। अब यहाँ मूवमेंट तो वाटर का दोनों साइड से होगा, इधर से भी वाटर का मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर, सेल से बाहर निकल के भी हो रहा है, लेकिन नेट मूवमेंट कहाँ होगा, फ्रॉम द outside of the cell to the inside of the cell, तो क्या हुआ, but more water will come into the cell then will leave the net overall, जो रिजल्ट होगा उसका वो क्या होगा कि वाटर एंटर कर जाएगा और सेल में, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, यानी सेल फूल जाएगी। ओके, आप इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हो, लेट मी शो यू। सपोज एक हमने बीकर लिया और उसमें पानी डाल दिया। ओके, अब क्या हुआ, हमने इसमें एक किशमिश डाल दी। ओके, एज वी ऑल नो किशमिश, जिसको हम बोलते हैं रेजिन, ओके, रेजिन, किशमिश डाल दी। अब किशमिश आप रात भर इसको डाल के रख दो, तो सुबह क्या होगा, किशमिश आपको फूली हुई मिलेगी, ठीक है, अंगूर की तरह ये ऐसे स्वेल हो जाएगी, ठीक है, किशमिश स्वेल हो गई। क्यों हो गई स्वेल, क्योंकि बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी। ओके, और किशमिश के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन कम थी, तो वाटर का मूवमेंट हो जाएगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। ओके, और यहाँ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह या सेल मेम्ब्रेन की तरह वर्क किया है यहाँ किशमिश की मेम्ब्रेन ने, किशमिश के बाहर लेयर प्रेजेंट होती है उसने, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स सी आवर बुक। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, अगर हमारे पास वाटर की कंसेंट्रेशन सेम है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, देयर विल नॉट बी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और वाटर का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो इस कंडीशन में वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास कंसेंट्रेशन सेम है, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पे भी क्या हुआ कि वाटर का मूवमेंट तो दोनों डायरेक्शन में होगा, सेल के अंदर जाते हुए भी सेल से बाहर जाते हुए भी, लेकिन जो अमाउंट होगा वो सेम क्वांटिटी में जा रहा है, इसलिए कोई भी ओवरऑल यानी हम बोल सकते हैं नेट मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना ही वाटर बाहर आ रहा है और सेल का साइज सेम रहेगा। नाउ थर्ड पॉइंट वी हैव, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर हमारे पास लोअर कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है वाटर की बाहर की साइड, देन द सेल, मीनिंग मीनिंग दैट इट इज अ वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, द सेल विल लूज वाटर, तो अब क्या कंडीशन हो जाएगी कि जो सेल होगी वो वाटर को लूज कर देगी, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और इस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, देन दैट वी से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमने कौन कौन से सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी किया, हमने तीन सॉल्यूशन देखे, सबसे पहले हमने देखा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा। ओके, डाइल्यूट होगा यानी उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम क्या देखा कि अगर हमने क्या किया, नेक्स्ट वी हैव आइसोटोनिक, आइसोटोनिक के केस में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, और हाइपोटोनिक में अगर हम सेल डालेंगे तो सेल स्वेल हो जाएगी, इट विल स्वेल अप। ओके, आइसोटोनिक के सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे नेट मूवमेंट कुछ कुछ भी नहीं होगा, यानी सेम रहेगा साइज सेल का, सेल का साइज सेम रहेगा। एंड अनदर वी हैव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। ठीक, कंसंट्रेटेड, अब हम कंसंट्रेटेड किसी सॉल्यूशन को कैसे बना सकते हैं, अगर आपको एग्जांपल देखना हो कि हम कंसंट्रेट कैसे करें किसी सॉल्यूशन को, तो किसी भी सॉल्यूशन में आप क्या करो, शुगर डाल दो, काफी सारा शुगर डाल दिया या सॉल्ट डाल दिया तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और उसके बाद में अगर हम इसमें कोई भी सेल डालेंगे तब अब हमने क्या कंडीशन देखी कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, शुगर का अमाउंट बहुत ज्यादा है और इतना वाटर का अमाउंट नहीं है, तो अब क्या होगा, वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने लगेगा,
हायर रीजन से लोअर साइड में होने लगेगा, यानी वाटर जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट था वो बाहर आने लगेगा और सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी और वी कैन से सेल का साइज कम हो जाएगा, वो पिचक जाएगी। ओके, तो हमने तीन सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया, दैट हाइपोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक क्या है। और इसमें जो कुछ भी ये मूवमेंट होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, या हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। नाउ लेट्स गो टू अवर बुक नाउ। ओके, तो ये हमने स्टडी कर लिया कि कौन कौन से सॉल्यूशन है, कैसे कैसे मूवमेंट होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पे भी वाटर मूव करेगा दोनों डायरेक्शन में, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल। यहाँ पे अब इस बार वाटर जो लीव करेगा या सेल से ज्यादा लीव कर जाएगा एज कम्पेयर टू जितना एंटर हो रहा है, इसलिए क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, ये एक स्पेशल केस है डिफ्यूजन का ही, through a selectively permeable membrane. Now let us try out the following activity. अब आपको इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, तो ये अब हम स्टडी करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाली वीडियोस में। और इसके बाद में हम स्टडी करेंगे फिर सेल वॉल को, न्यूक्लियस को, फिर अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, सो आई होप you have understood this chapter which I have done in this video well. So now let's see you in our next video. Till then, take care of yourself and keep study. Bye bye.